गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आप लोग को बता रहे थे कि हम आप लोगों को ये जो प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या है, ये पूरा टॉपिक ख़त्म करवा दिए। मैंने स्टार्ट किया है सेकेंड नंबर का जो स्वास्थ्य रक्षा है, उसमें मैंने स्वास्थ्य की परिभाषा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासन एवं सेवाएं उनसे सहायता प्राप्त करना, ये और नेक्स्ट चैप्टर अभी चल रहा वायु शुद्ध वायु का महत्व एवं संचालन मतलब संवातन, ये सब मैंने ख़त्म कर दिया। आज आपको बताना है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। इसमें तो ये इस यूनिट इस चैप्टर के अंतर्गत दिया, लेकिन बुक में आप जब देखेंगे तो इसको एक अलग यूनिट के रूप में मतलब अलग चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो देखिए आज आपको मुझे बताना क्या है, तो यही बताना है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। ठीक है, पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन पब्लिक लाइफ ऑन इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। तो देखना है प्रस्तावना, मानव जीवन को जो दशाएं प्रभावित करती हैं सामान्यतः उन्हें 3 प्रकार का माना जा सकता है। मानव जीवन को जो दशाएं मतलब कहने का है कि जो स्थिति जो स्टेज मानव को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं या मानव पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं, तो वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक भौगोलिक होती है, एक सांस्कृतिक होती है और एक क्या होती है, सामाजिक। भौगोलिक का मतलब क्या होता है, जो आपका पर्यावरण है, आपका जो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे क्या, वहाँ का आपको वातावरण, वहाँ का परिवेश कैसा, वहाँ की हवा कैसी, वहाँ का मिट्टी कैसी, वहाँ उसका इफेक्ट कैसा आपके ऊपर, वहाँ पे संवातन है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भौगोलिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जो चीज़ें क्या, जिसका पर्यावरण से आपका सीधा कनेक्शन है और उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, आपके मस्तिष्क से पड़ रहा है, तो उसको भौगोलिक कहा गया है। सांस्कृतिक आपके कल्चर को ध्यान में रखकर, जैसे आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो उसका असर आप पे पड़ता है ना। आप कहते हैं ना बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, घर शुद्ध हो जाता है, पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। तो सांस्कृतिक हो गया। और सामाजिक क्या होता है, तो आपके अगर सांवेगिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका सामाजिक जो विकास है वो अच्छा होगा। इन तीनों दशाओं का सम्मिलित रूप ही क्या है, तो पर्यावरण है, जिसे संपूर्ण पर्यावरण कहते हैं। यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत आपको भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित विषय ही स्पष्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हरे भरे जंगल, हरियाली अर्थात पेड़ पौधे, पहाड़, रेगिस्तान, जीव जंतु, शुद्ध जल, वायु आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। आप तो कह दिए भौगोलिक असर डाला, सांस्कृतिक असर डाला, सामाजिक पर्यावरण असर डाला। तो ये पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बनना होता है। किससे? 2 शब्दों से। अगर आप इसका संविच्छेद करेंगे तो एक परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब जो आपको घेरे हुए है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या दिया पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि अर्थात चारों ओर, आवरण अर्थात जो ढके हुए, जो कवरिंग किया, जो आपको कवर किया है। ठीक है, ऐसे तो आपके तन को कौन कवर किया, कपड़ा किया है, लेकिन आप जिस पर्यावरण में है वो अदृश्य है, वो शक्तियाँ आपको दिखती नहीं। जैसे वायु हो गया, जल है जिसको आप पी रहे हैं, ये जो आपका वायुमंडल है जिसके अंतर्गत आप हैं, जो वायु का संगठन है, विभिन्न वायु का सम्मिलित मिश्रण रूप है, वो आपको घेरे हुए, वो आपको ढके हुए, भले ही आपकी आंखों के द्वारा दिखता नहीं हो, लेकिन आप क्या है, उसमें ढके हैं, उसमें घेरे हुए आप हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। वे सभी दशाएं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार वे सभी दशाएं जो एक प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं तथा उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, वही पर्यावरण कहलाती है। प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ। प्राकृतिक पर्यावरण को भौगोलिक पर्यावरण भी कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण को भौगोलिक पर्यावरण भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जलवायु, ऋतुएं, तापक्रम, भूमि की उत्पादकता, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र, प्रकाश, सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी आदि आते हैं। हाँ, जिन शक्तियों को मनुष्य परिवर्तित कर लेता है वे प्राकृतिक पर्यावरण नहीं रह जाते। जैसे नदी से निकाली हुई नहर, जिसको आपने क्या किया, परिवर्तित। जैसे नदी क्या है, प्रकृति की देन है, लेकिन जो नहर है वो क्या है, नदी का पानी नहर में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है। तो नदी क्या होगा, नहर क्या होगा, पर्यावरण नहीं होगा, प्राकृतिक चीज के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन नदी क्या है, वो पर्यावरण। हाँ, नहर का पानी प्रकृति की ही देन है। ठीक है, जोती हुई भूमि आदि। इस प्राकृतिक अर्थात भौगोलिक पर्यावरण को निम्न परिभाषाओं से स्पष्ट किया जा सकता है। मैकाइवर तथा पेज भौगोलिक पर्यावरण
मैकाइवर तथा पेज भौगोलिक पर्यावरण इन सभी दशाओं से मिलकर बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण, आप समझ गए होंगे भौगोलिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो आपको प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों की आप घेरे में हैं, जिस आपकी तरफ जो एक घेरा एक कवरिंग किया हुआ है, वो चीज़ें जैसे जलवायु है, ऋतुएं हैं, टेम्परेचर है, भूमि की उत्पादकता है, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, ये चीज़ें क्या होती है, वही है कि भौगोलिक पर्यावरण उन सभी दशाओं से मिलकर बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। ठीक है। अगला है सोरोकिन। इन्होंने भौगोलिक पर्यावरण की बहुत वैज्ञानिक परिभाषा दी। किसने? सोरोकिन ने। उन्होंने क्या कहा? भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से है जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करती हैं तथा जो मनुष्य के अस्तित्व कार्यों से स्वतंत्र रहते हुए स्वयं परिवर्तित करती हैं। सोरोकिन सर ने कहा कि भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसे पर्यावरण से जो क्या होता, मनुष्य से प्रभावित नहीं होती, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं कह जा रही है, ये चीज़ें मनुष्य से प्रभावित होती हैं। जैसे देखिए क्या हो रहा, हम CFC यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के थ्रू और AC के थ्रू, तो क्या हो रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें तो इनके द्वारा कही गई परिभाषा है कि इनका कहना है कि भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से जो मनुष्य से प्रभावित नहीं हुए अपना कार्य करती है। जैसे अगर मनुष्य चाहे कि ठंडी रहे तो नहीं, ठंडी न रहे और बस गर्मी रहे, तो क्या वैसा होता है? नहीं। प्रकृति अपना काम करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है। तो सोरोकिन साहब ने यही कहा कि भौगोलिक पर्यावरण वह है जो प्राकृतिक दशाएं हैं जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करती हैं, मतलब जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करती हैं, यही क्या है? पर्यावरण है। रास ने क्या कहा? पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कोई शक्ति ही है। पृथ्वी क्या है? अपने ध्रुव पर, अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर क्या होता है, एक निश्चित समय से घूम रही है, गति करती है, जिसके अकॉर्डिंग दिन होता है, रात होता है। सोचिए इतना बड़ा जो हमारा आकाश सौर मंडल है, उसमें कोई उसको सहारा नहीं है, लेकिन एक मतलब कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है या कोई शक्ति ही कह सकते हैं, ब्रह्मांड की कोई शक्ति, जिससे क्या सब अपने अक्ष पर अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। तो वही पर्यावरण कहा जा रहा है कि पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसका हमारे प्रभाव पड़ता है, जैसे ठंडी का प्रभाव पड़ रहा है तो आप वूलन कपड़े पहन रहे हो, स्कार्फ लगा रहे हो, वूलन स्लैक्स डाल रहे हो, सॉक्स डाल रहे हो, शूज़ डाल रहे हो। क्या गर्मी पे भी आप पहनते हो? नहीं पहनते। तो आप पे क्या कर रहा है? ठंडी का असर है। ठंडी से क्या होता है, लोग बीमार भी हो जाते हैं। ठंडी का असर है, ठंडी के असर से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठंडी के कपड़े पहन रहे हैं। गर्मी आती है तो गर्मी के असर से बचने के लिए आप हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। तो वही क्या, जो आपको क्या करती है? प्रभावित करती है, मतलब उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। किसने कहा? तो रास महोदय ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है किंतु हमारे लालच को नहीं। कहने का मतलब महात्मा गांधी सर ने कहा या महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, सही बात है। हमारी आवश्यकता क्या है? भरपेट भोजन, शुद्ध वायु, ठीक है, पीने के लिए जल, रहने के लिए एक आवास। लेकिन हमारा लालच, जैसे हमको भरपेट भोजन मिल गया, जैसे जो हमारी आवश्यकता है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और मिल रहा है, वो हमें भोजन मिल गया। लेकिन हमारी लालच क्या है? हमें बर्गर मिल जाए, हमें पिज्ज़ा मिल जाए, ठीक है, हमें स्नैक्स मिल जाए, हमें जूस मिल जाए, रियल जो जूस। तो क्या होता है? प्रकृति आपकी ज़रूरत है वो पूरी करेगी? तो वो नहीं, वो आपकी लालच है, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी आधारभूत आवश्यकता नहीं है। रोटी कपड़ा जो होता है, नहीं, वो क्या है? आपकी लालच है। तो वो प्रकृति नहीं पूरा कर सकती। वो क्या कर सकती है? आपके आधारभूत, जैसे आपको गेहूं, चावल, ये आपकी आधारभूत आवश्यकता, आपका पेट भरना, जिससे पोषक तत्व मिला, वो उसको पूरा कर सकती। लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, वो आपकी लालच है, उसको पूरा नहीं कर सकती। तो क्या कहा महात्मा गांधी जी ने? कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। मार्क्स ने क्या कहा? प्रकृति के प्रति मानव के शत्रुतापूर्ण व्यवहार से ही पर्यावरण का ह्रास होता है। ये सिंपल सी बात है। मैंने अभी क्या बोला? CFC गैस का प्रयोग, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र का पानी क्या हो रहा है? कि धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जो तटीय एरिया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या ग्लेशियर पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसमें क्या मौसम में परिवर्तन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा है। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा जहाँ पड़ रही है वहाँ हो रहा है। गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है, जितना मतलब होता है सामान्य जीवन को प्रभावित करने से भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो वही है कि प्रकृति के प्रति मानव के शत्रुतापूर्ण व्यवहार, आप क्या कर रहे हो उसके साथ? मतलब शत्रु किसे कहते हैं? जो हमें हानि पहुंचाए, जिससे हमें क्या हो? नुकसान हो।
तो मानव के व्यवहार को कहा जा रहा है कि जो यूज़ मानव कर रहा है। अब देखिए युद्ध चल रहा है यूक्रेन से और रूस से, इतने मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, इतने ब्लास्ट किए जा रहे हैं, उसका असर क्या हमारे प्रकृति पे नहीं पड़ रहा है? बेसिकली पड़ रहा है, ठीक है, दिख तो नहीं रहा लेकिन प्रत्यक्ष एक परोक्ष रूप से तो पड़ ही रहा है, पड़ रहा है। तो वही हमारा व्यवहार कैसा है? शत्रुतापूर्ण है प्रकृति के प्रति। तो वही मार्क्स साहब कह रहे हैं कि प्रकृति के प्रति मानव के शत्रुतापूर्ण व्यवहार से ही पर्यावरण का ह्रास होता है, मतलब पर्यावरण का नुकसान होता है, पर्यावरण का मतलब पर्यावरण कहते हैं मतलब उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। यदि पर्यावरण के साथ सहयोग तथा संयम का व्यवहार किया जाए तो छोटी छोटी क्षति को प्रकृति स्वयं ही पूरा कर लेती है। पर्यावरण के प्रकार, यह सत्य है कि पर्यावरण अपने आप में एक बहुपक्षीय अवधारणा, कैसी अवधारणा है? व्यापक है, बहुपक्षीय है, इसके क्या है? डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है, इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुपक्ष हैं, ठीक है। इस स्थिति में संपूर्ण पर्यावरण का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इसका वर्गीकरण किया जाना आवश्यक माना गया है। इस उद्देश्य से विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण के विभिन्न वर्ग या प्रकार निर्धारित किए हैं। उदाहरण के लिए आगबर्न तथा निमकाफ ने पर्यावरण को दो प्रकार का उल्लेख किया है। पर्यावरण का दो प्रकार किसने बांटा है? तो आगबर्न एवं निमकाफ ने। उन्होंने क्या कहा? एक प्राकृतिक पर्यावरण तथा एक मनुष्यकृत पर्यावरण। एक कैसा पर्यावरण? जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण जो जिसमें आप रह रहे हैं, और एक मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया पर्यावरण। जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें आपने एसी चलाया हुआ, एसी यूज़ करते हैं, वो जो पर्यावरण आपने तैयार किया है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी है और आप अपने रूम को एकदम ठंडा करके रखेंगे, एकदम चिल पे है, मतलब ब्लैंकेट डालना पड़ रहा है, तो आपने उस रूम का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग तय किया है, तो वो कैसा पर्यावरण हो गया? तो वो आपके द्वारा तैयार किया गया कृत्रिम पर्यावरण हो गया, मतलब मनुष्यकृत पर्यावरण हो गया। और बाहर का पर्यावरण कैसा है? प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? उस टाइम गर्मी है तो बाहर का मौसम गर्म है, वो प्रकृति के द्वारा गर्मी है, ठीक है। इसी प्रकार गिलिन तथा गिलिन ने भी अपने दृष्टिकोणों से पर्यावरण को दो प्रकार स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्राकृतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में कहा। प्राकृतिक को तो इन्होंने माना, लेकिन इन्होंने क्या किया? मनुष्यकृत की जगह सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में कह दिया। मैकाइवर ने क्या कहा? तो मैकाइवर ने संपूर्ण पर्यावरण को मुख्य तीन वर्गों में बांटा। एक इन्होंने कहा भौतिक, एक इन्होंने कहा आर्थिक, और एक क्या कहा इन्होंने? सामाजिक पर्यावरण में बांटा। तीन किसने बांटा? तो आप कहेंगे मैकाइवर ने तीन बांटा, आकबर निमकाफ ने दो बांटा, प्राकृतिक और मनुष्य के। गिलिन और गिलिन ने क्या किया? दो बांटा। पर्यावरण तो प्राकृतिक तो उन्होंने माना, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक उन्होंने एक बदल दिया, ठीक है। तीन इन्होंने लोगों ने बांटा है। फिर अतः पर्यावरण के वर्गीकरण संबंधी विभिन्नता को ध्यान रखते हुए अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण पर्यावरण को निम्नलिखित तीन प्रकार या वर्गों में बांटना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। पर्यावरण के वर्गीकरण संबंधी विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब हमें पढ़ने में सुविधा हो, उस आधार पर के संपूर्ण पर्यावरण को तीन प्रकार से या तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर एक क्या है? प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण। अब आप समझ रहे होंगे प्राकृतिक किसे कह रहे हैं, भौगोलिक किसे कह रहे हैं, सामाजिक किसे कह रहे हैं, संस्कृति में क्या है, आर्थिक में क्या है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आपने देखा था गिलिन एंड गिलिन ने दो बांटा, एक क्या बांटा? प्राकृतिक, और एक क्या बांटा? सांस्कृतिक सामाजिक, ठीक है। मैकाइवर और पेज ने कितना बांटा? तो मैकाइवर एवं पेज ने तीन में बांटा था। मैकाइवर एवं पेज ने तीन बांटा, क्या क्या? भौतिक, आर्थिक और क्या? सामाजिक। और आकबर ने एवं निमकाफ ने दो बांटा, एक प्राकृतिक और दूसरा क्या? मानवकृत। तो देख लीजिए मैकाइवर की ही क्या हुआ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण, मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियां एवं कारक ही मनुष्य के लिए प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति, मौसम तथा समस्त जीव जंतु आदि सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। वास्तव में जनजीवन पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण का ही पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया तथा पर्यावरण का यह भाग पूर्ण रूप से मनुष्य के नियंत्रण में भी नहीं है, इसीलिए तो भूकंप आ जा रहा है। आपके नियंत्रण में नहीं, प्रकृति का जो मतलब जो प्रकृति के जो सिस्टम्स है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। वो क्या है? उनका अपना, कहीं भूकंप आ गया, मानव मरे या उसका घर गिरे, प्रकृति को नहीं मतलब, आपको उसमें सर्वाइव करना है। आपको कैसे सर्वाइव करना है ये आप तय करेंगे, ठीक है।
प्रकृति अपना काम करती है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। और अगर आप उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो उसकी भरपाई भी आप ही को स्वयं करनी पड़ेगी, चाहे जैसे पर्यावरण असंतुलित होके, वायु प्रदूषित होके, जल प्रदूषित होके, मृदा प्रदूषित होके, चाहे जैसे भी, लेकिन भरपाई कौन करेगा? तो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो आगे देख लिए, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने ही किया तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया तथा पर्यावरण का यह भाग पूर्ण रूप से मनुष्य के नियंत्रण में भी नहीं है। नेक्स्ट आता है सामाजिक पर्यावरण। मनुष्य एक साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि यह एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? साधारण प्राणी न होकर कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ने अपनी प्रकृति एवं स्वभाव से प्रेरित होकर एक समाज का निर्माण किया है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज का एक सदस्य है। प्रत्येक व्यक्ति समाज से प्रभावित होता है। समाज संबंधित सभी कारक सम्मिलित रूप से व्यक्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सामाजिक ढांचा ही सामाजिक पर्यावरण है। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, खेल के साथी तथा विद्यालय के साथी आदि सभी व्यक्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण ही है। व्यक्ति के जीवन पर सामाजिक पर्यावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण के एक भाग या प्रकार को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण भी मनुष्य ने किया है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं का समग्र रूप तथा परिवेश ही सांस्कृतिक पर्यावरण। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य द्वारा निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण किसने निर्मित किया है? तो मनुष्य द्वारा निर्मित है। वस्तुओं का समग्र रूप तथा परिवेश ही सांस्कृतिक पर्यावरण है। सांस्कृतिक पर्यावरण के भी दो रूप स्वीकार किए गए हैं, जिनमें क्रमशः भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण और अगला क्या है? अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। भौतिक पक्ष के अंतर्गत आवास, अभौतिक मतलब जिसके लिए क्या है? भौतिक, जो चीजें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। आवास, औद्योगिक संस्थान, उपयोग के उपकरण, वस्तु तथा मशीनें आदि सम्मिलित किए जाते हैं, मतलब जिसमें भौतिक सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है, भौतिक विज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक अभौतिक पक्ष का प्रश्न है, इसके अंतर्गत धर्मों की संस्कृतियाँ, भाषाओं, लिपियों, रूढ़ियों, कानूनों तथा प्रथाओं एवं प्रचलनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण से लाभ। उपयुक्त विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि पर्यावरण एक ऐसी व्यापक दशा है जो सभी प्राणियों के कार्यों, विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करती है तथा विभिन्न प्रकार से लाभकारी सिद्ध होती है। किसको प्रभावित करती है? प्राणी के कार्य को, उसके विचार को, उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। संक्षेप में मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे आप मान लीजिए कहीं वर्षा हो गई और बाढ़ आ गया, तो प्रकृति ने तो अपना काम कर दिया, आपके कार्य बढ़ गए, वर्षा हो गई, बाढ़ आ गया। अगर आपका घर नीचे है, अगर आप घर में बांध मतलब थोड़ा सा मेड़ बना के अगर मेड़बंदी करके पानी रोक सकते हैं तो मिट्टी लाएंगे, बनाएंगे। अगर ज़्यादा क्षति है तो आपको लगेगा घर गिर सकता है, ढह सकता है, तो अपनी सारी चीज़ें उठाएंगे, वहाँ से स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, उसका आपके विचार पर, आपके व्यवहार पे असर पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो वही कहा गया रहा कि सभी प्राणियों के कार्यों, विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करता है कौन? पर्यावरण। ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है, प्रभावित होता। अभी मैंने आपको उसका नकारात्मक पक्ष बताया, उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। जैसे आप कहते हैं ना, सुबह व्यायाम करिए, खुली हवा में टहलिए, तो उसका क्या है? आपको है ना, खुली हवा में टहलेंगे, आपको सामान्यता से अधिक मतलब जितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी को उतना आप ऑक्सीजन मिलेगा, आपको आपका ब्लड प्यूरिफाइड होगा, शुद्ध होगा, आपकी जो बॉडी के शारीरिक जो आंतरिक कार्य है वो निरंतर गति से कार्य करेंगे, तो क्या होगा? आप ऑटोमेटिक आपकी बॉडी शुद्ध रहेगी। तो उसका लाभकारी भी प्रभाव आपके कार्य पे, आपके विचार पर और आपके व्यवहार पर भी पड़ता है। संक्षेप में इसके लाभों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है। क्या दिया गया? शुद्ध वायु प्राणियों के जीवन का मुख्य आधार है। अशुद्ध वायु अनेक रोगों, यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण है। अभी जो मैं आपको चीज़ें बताई वही वन लाइन में ये बता रहे हैं, मृत्यु का कारण भी बन सकता है। स्वच्छ वायु स्वच्छ पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। नंबर 2, शुद्ध जल ही प्राणी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहयोग देता है, जो शुद्ध पर्यावरण पर निर्भर करता है। नंबर 3, उचित पर्यावरण आवश्यक नमी बनाए रखता है। नंबर 4, जंगलों, पहाड़ों से विभिन्न औषधियाँ, जड़ी बूटियों तथा जलाने व फर्नीचर की लकड़ी प्राप्त होती है। नंबर 5, उचित पर्यावरण से भूमि की उपजाऊ शक्ति को कायम रखा जा सकता है। नंबर 6, जंगल, पहाड़ पर्याप्त वर्षा, भूमि के कटाव को रोकने तथा रेगिस्तान न बनने देने के लिए उपयुक्त पर्यावरण बहुत आवश्यक है। नंबर 7, हरियाली अर्थात हरे भरे पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण, अब आप जान लिए पर्यावरण क्या है।
पर्यावरण का प्रभाव क्या है, पर्यावरण का प्रकार क्या है, ठीक है, उनके लाभ क्या है। अब इस पर्यावरण का जो परिभाषा मार्क्स ने शायद दी थी, देख लेते हैं एक बार परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा जो है किसने दी थी, शत्रुता वाली, महात्मा गांधी साहब ने दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने जो कही थी कि अगर आप शत्रुतापूर्ण व्यवहार करोगे तो पर्यावरण प्रदूषित तो होगा, ठीक है। अगर आप जल का जो विसर्जन है, जल का जो निस्तारण अगर सही ढंग से नहीं करेंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि ये जो सारी जो ये सारे मतलब जल वायु ये सब जो सारी सुविधाएं प्रकृति के द्वारा दी गई हमें जो साधन है, जो चीज़ें हैं, अगर हम इसको सही से नहीं रखेंगे तो एक दिन क्या होगा, ये अशुद्ध होगा और हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो उसको आप मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष जो आप उसको खराब कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो, उसके उपयोग को मतलब उसके उपयोग को सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उसका असर क्या है, उसमें किसी चीज़ का ज़्यादा होना या उसकी मात्रा में कमी होना, उसकी गुणवत्ता मतलब जो है उसमें किसी चीज़ का ज़्यादा होना या जितना उसमें ज़रूरत हो उससे कम होना, वही क्या होता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जो क्या मतलब प्रदूषण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में, जल वायु कह सकते हैं, मृदा मिट्टी, इन सब चीज़ों में जितना उसका एक मानक है उससे किसी भी मतलब अवगुण उसमें आ जाना, वही क्या होता है, प्रदूषण होता है। देख लीजिए वनों का कटना, पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण। नंबर 1 है वनों का काटना। नंबर 1, मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए वनों को काट डालता है, जबकि वनों का हमारे जीवन पे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो निम्नवत है। नंबर 1, ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ठीक, समय पर वर्षा होती है जब वातावरण शुद्ध, जब ऑक्सीजन का लेवल सही, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सही, नाइट्रोजन का लेवल सही, अगर सब अपने स्थान पे नियत है तो मौसम का परिवर्तन भी जिस समय पे जितना होना चाहिए उतना ही होता है। लेकिन जब आप इसको प्रदूषित कर रहे हैं, जब आप इसको सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे, तो इसका बैलेंस क्या होता है, इसमें असंतुलन हो जाता है। जब इसमें असंतुलन हो जाता है तो उसका मतलब जो उसकी प्रकृति की मार है वो हमें को झेलनी पड़ती है। तो वही है कि समय पर वर्षा होती है, जंगली जानवरों का पालन करते हैं कौन, जो ये वनों का काटना है। अगर आप काट देंगे तो ये सब चीज़ों का नुकसान होगा, उसके फ़ायदा बताया जा रहा है। हमें दवाइयाँ बनाने के लिए नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्रदान करते हैं। वन जीवनदायिनी वायु को भी शुद्ध करती है। मतलब कहने का जीवनदायिनी वायु क्या है, ऑक्सीजन। आपको पता है ना कितना है प्रतिशत, 21%, 20.98 या 95% है जो हमारे पर्यावरण में, उसी को जीवनदायिनी। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो क्या होती, वो जीवन नाशिनी हो जाती है। आपको पता है ना जी, ये क्या ज्वलनशील गैस है, और ये जो निष्क्रिय गैस जो कह सकते हैं नाइट्रोजन है, वो इसको क्या है, ज्वलनशील बनाने से रोकती है। नेक्स्ट है वन्य प्राणियों का नष्ट होना। जंगलों के विनाश के कारण वन्य प्राणी भी नष्ट हो। जो रिजर्व पार्क जंगल में जिन जानवरों को रिजर्व करके रखा था, क्यों, क्योंकि क्या हो, उनका जो अगर आप उनका दोहन या उनको मारेंगे तो क्या होगा, आपको संविधान के अंदर आर्टिकल जो आईपीसी की जो सीआरपीसी की धाराएं, उसके अंदर कुछ आर्टिकल बने जिसको क्या होगा, उसके अंदर आपको सजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए उनको संरक्षित करके रखा था। उसका एक कारण यही है कि क्या है, वो विलुप्त न हो जाए, उनकी जातियां समाप्त न हो जाए। तो वन्य प्राणियों का नष्ट होना, जंगलों के विनाश के कारण वन्य प्राणी भी नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, पहले बहुत लोग, मैं एक चीज़ बहुत बार नोटिस की हूँ, आपको गिद्ध अब नहीं दिखता होगा। मतलब पहले क्या होता था, हमें याद है कि हमारे घर के पीछे ताड़ के लंबे लंबे पेड़ थे, उस पर गिद्ध रहते थे बड़े बड़े। अब जो है गिद्ध नहीं, मुझे गिद्ध नहीं दिखते, बाज तो दिखते पर गिद्ध नहीं दिखते। तो ऐसे ही क्या होता है, जो चीज़ न दिखे, जो आपके पर्यावरण में और वो चीज़ न दिखे, वही क्या होता है, उसकी जातियों का विलुप्त होना कहलाता है, ठीक है। और गिद्ध विलुप्त होने का क्या मतलब है, आपके पर्यावरण पर असर पड़ेगा। जैसे कोई जीव जंतु मर जाते थे तो क्या होता था, उसको वो खा के करते थे, उसका डिकम्पोज जो उसे विषैली गैसें प्रकृति में मिलती थी, उस पर क्या होता था, रोक लगता था। मैं बस एक गिद्ध का नाम लेके उसके बता रही हूँ बातें। ऐसी बहुत प्रजातियां क्या हो रही है, धीरे धीरे उसका मतलब दोहन हो रहा, उसको मतलब जितना यूज़ करना जिस तरह उस तरह से यूज नहीं हो रहा, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो क्या हो रहा है, वो विलुप्त हो रही है। तो उनको रिजर्व करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी जाति को विलुप्त होने से बचा रही है। उसमें एक मुख्य कारण क्या है, वन प्राणियों का नष्ट होना। मेन कारण क्या है, वनों का काटना, जिससे क्या रहा, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा। उदाहरण रूप सांपों को मारकर उनकी खाल बेचने से चूहों की संख्या बढ़ रही, क्योंकि सांप चूहों को खा जाते थे। इस प्रकार चूहे घरों व खेतों में अनाज नष्ट कर देते हैं। चीता व शेर का आहार हिरन है। यदि इनकी संख्या कम हो जाए तो, एक मिनट रुकिए,
कम हो जाए तो जंगल में हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी तथा वे जंगल की घास समाप्त कर देंगे। अतः पर्यावरण मतलब एक कहते हैं ना वो जो परितंत्र होता है कि घास है तो घास को बकरी खा रही है, बकरी को मानव खा रहा है, शेर खा रहा है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे पहले छोटा चीज़, छोटा जानवर, फिर उससे लिए वो शाकाहारी है तो वो वल्ली किस पे आधारित है, ग्रीन वेजिटेरियन या ग्रीन मतलब ग्रीनरी पे आधारित है। उसके बाद सेकंड नंबर का आता है जो मतलब पशु हो गए जो उनको खाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं बकरी वगैरह, बकरी को मतलब मानव खा जाता है ना, भेड़ बकरी इन सबको यूज़ करता है ना, तो आप उसको खा रहे हैं, उसको क्या शेर वगैरह भी खा जा रहे हैं। तो ये परितंत्र क्या है, एक दूसरे पे आधारित और एक दूसरे को क्या बैलेंस किया है। लेकिन अगर आप किसी एक जाति को पर्टिकुलर समाप्त करने पे लग जाएंगे तो उसका बैलेंस क्या होगा, प्रकृति में बिगड़ जाएगा। अतः पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य प्राणियों की देखभाल भी आवश्यक है। भारत सरकार ने वन्य प्राणियों के शिकार पर रोक लगाई है। जो बात मैं आपको पहले बताया कि क्या है, गवर्नमेंट ने इनका संरक्षण करती है, इनका संरक्षण करती है। अगर आप इनका मतलब कह सकते हैं कि अनुचित तरीके से अगर इनको मारते हैं, इनका मतलब इनके स्किन का, इनके मांस का, इनके जैसे हाथी के दांत का एक बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक के लिए अगर आप प्रयोग करते हैं, वो भी कैसे, जो उचित नहीं है उसके तरीके से, तो आपको संविधान के अनुसार अनुच्छेद बहुत सारे बने हैं, सीआरपी सीआईपी से बहुत सारे आर्टिकल, धाराएं बनी है, जिसका क्या होगा, आप पे उसको लागू किया जाएगा और आपको क्या होगा, सजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इसके लिए क्या कानून क्या है, इनको शिकार पर रोक लगाया, अनेक स्थानों पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की है। पूरे समाज पर यह दायित्व कि हम वन्य प्राणियों की रक्षा करें। अगला आता है जनसंख्या। जनसंख्या वातावरण को प्रदूषित करने का सबसे मुख्य कारण है। पूरे विश्व में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और दूसरे नंबर पर चाइना के बाद भारत की जनसंख्या है। हमने अनेक बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया है जिससे मृत्यु दर कम हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या देखिए, इसीलिए क्या होता है, जैसे कोरोना आया तो कोरोना हम देख रहे हैं हमारे अपने खत्म हो रहे हैं तो हमें उस चीज़ का मोह है, वो मेरे हैं, वो उनकी मृत्यु हुई तो हमें उनसे मोह है। लेकिन क्या होता, प्रकृति को बैलेंस करने का यही सब एक सिस्टम है। वो क्या हुआ, कुछ लोगों को मारेगी फिर जनसंख्या पे नियंत्रण करेगी। ऐसे ही प्रकृति अपने तरीके से दिया था ना, आप पिछले अध्याय आपने पिछले पेज से पढ़ा था कि क्या होता है, प्रकृति अपने तरीके से बैलेंस कर लेती है। तो प्रकृति अपने तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर लेती है। पूरे वही है कि मृत्यु दर कमी आई, क्यों, क्योंकि बीमारियों पर हमने नियंत्रण पा लिया। और देखो कोरोना पे नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, कोरोना जब हो रहा है तब क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। प्रकृति अपना बैलेंस कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक घर व भोजन चाहिए, इसकी पूर्ति के लिए वनों को काटा जा रहा है, गाँव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनके स्थान पर नगर व उपनगर बसते जा रहे हैं। और इस चीज़ के आप लोग खुद भुक्तभोगी होंगे, आप लोग को पता होगा। जैसे आप कहें ना किसी शहर में आप गए, बहुत 10-20 साल पहले गए हों और फिर अब जाए तो कहें अरे यार जब हम आए थे तो ये सब खेत खाली था, पूरा खेत था, देखो यहाँ भी लोग बस गए। और लोग कहते हैं ना जब हम ये जमीन खरीदे थे तो मुझे 5,000 10,000 में मिल गई, यहाँ गड्ढा था, यहाँ खेती होती थी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, शहर बस गया। शहर तो बन रहा है, आपको देख के खुशी हो रही है, लेकिन जब जो वहाँ से उस मिट्टी को शहर के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, आपको धन मतलब कैसे अन्न की जितनी ज़रूरत है वो आवश्यकता नहीं पूरी होगी, जितनी आपको ऑक्सीजन खुली वायु की ज़रूरत है उसकी आवश्यकता नहीं पूरी होगी। जो प्रत्यक्ष तो आपको दिख रहा है कि हमारा घर शहर के अंदर आ गया, हमारी ज़मीन शहर के अंदर आ गई, लेकिन जो शहर से जो हवाएं दूषित हैं, जो इन्वायरमेंट दूषित है, उसका असर भी आप पे पड़ेगा जो परोक्ष रूप से आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो वही बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो इन सबों का असर आपको झेलना पड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। सामाजिक रीति रिवाज, हम अपने रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान मुख्य रूप से नदियों के किनारे संपन्न करते हैं। जैसे त्योहारों पर नदी में स्नान, आपने स्नान कर लिया, ठीक है, आपने साबुन लगाया, जो साबुन का जो झाग है जो पानी में जा रहा है वो पानी को दूषित नहीं कर रहा है, दूषित कर रहा है। जो उसमें जल के जो जीव हैं उन पर नुकसान नहीं करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, और लाइकेन जो है ना, जो शैवाल होती है, जो लाइकेन होती है ना, प्रदूषण का मतलब आपको लाइकेन बता देता है, मतलब एक प्रकृति का मीटर कह सकते हैं, एक पैमाना है। वो क्या होता है, उसकी मतलब उसकी उपज और उसकी उपज का न होना, मतलब प्लांट का, उसका जो प्लांट है पानी के अंदर उसका उगना या न उगना क्या होता है, प्रदूषण को इंडिकेट करता है लाइकेन। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि लिखा है कि त्योहारों पर नदी में स्नान, नदी की पूजा अर्चना, मुंडन संस्कार करना, शवों में जल प्रवाहित करना। आपने शवों को जल में प्रवाहित किया, वो डिकम्पोज होगा, कंपोज होगा ना, डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, विषैली उसमें पदार्थ बनेंगे, विषैली चीज़ें बनेंगी, उसको क्या होगा, वो जो होगा वो पानी में मिलेगा, वो जल क्या होगा, दूषित होगा। आपने मुंडन किया, बाल मतलब
मुंडन का मतलब क्या होता है, वही टकला होना मतलब बाल मुड़वाना। तो आपने अपने बाल को क्या किए, बाल पानी में प्रवाहित कर दिए, मछलियाँ खाएंगे, उनके पेट में जाएगा, ये सब चीज़ें तो क्या उनको नुकसान करेगा, ठीक है। नदी में पूजा किए, पानी लेके साथ फूल माला सब बहा दिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो मूर्ति विसर्जन होता है, मूर्ति बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेते हैं और पानी में डाल देते हैं, उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहना देते हैं, आप बहुत सारे प्लास्टिक यूज़ करते हैं उनको तैयार करने में। वो क्या होता है, जो जो जल के जीव होते हैं उसको खाते हैं, और क्या होता है बाद में फिर उनका क्या होता है, उनका धीरे धीरे ऐसे ही उनकी वो क्या हो जा रहा है, उनकी जातियाँ विलुप्त होती जा रही है। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप जब उनका सेवन कर रहे हैं तो वो असर आप पे भी दिख रहा है। पहले लोग कहते थे ना, किसी किसी एक पूरे एरिया में एक डॉक्टर होता था, मतलब पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में कई लोग, कई गाँव के बीच में एक डॉक्टर होता था। और आप आज का ये टाइम है कि हर गली में 10 डॉक्टर हैं। ये आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। तो कौन है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट रूप से कौन भोगी है, हम भुक्तभोगी है, मानव जाति भुक्तभोगी है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आपने जल प्रदूषित हो गया। नेक्स्ट आता कल कारखानों के द्वारा पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है। तो देखिए, औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को दूषित करने में अत्यंत गंभीर भूमिका निभाई है। इनसे पर्यावरण निम्न प्रकार से दूषित होता है। नंबर 1, कारखानों की चिमनियों से निकले धुएं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या होती है, चिमनियों से निकलते हैं। कारखानों के हानिकारक शेष पदार्थों व रासायनिक पदार्थों को नदियों में बहाना। कारखानों के हानिकारक शेष पदार्थ मतलब जो अवशेष बचते हैं ना यूज़ करने के बाद, आग हो गई, मतलब उनके जो अवशेष राख हो गई, जो उनके निकले हुए कचड़े पानी गंदे हो गए हैं, वो सब क्या है, वो आप क्या करते हैं, उनका भी आप हानिकारक शेष पदार्थ रासायनिक पदार्थों को नदियों में आप बहा देते हैं। जैसे बहुत प्रकार के केमिकल यूज़ किए थे बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जो बचा वेस्ट है उसको क्या किया आपने, नदी में प्रवाहित कर दिया। तो नुकसान कौन झेल रहा है, नदी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण नुकसान झेल रहा है। आपका व्यवहार कैसा है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार है आपका। कारखानों के आसपास कूड़े करकट का ढेर लगाना। आपने देखे होंगे, क्या शहरों में आप देखते होंगे जहाँ ये नगर निगम वाले अपना कूड़ा इकट्ठा करते हैं, अगर आप कभी वहाँ से गुजर गए हैं तो वहाँ से इतनी गंदी गंध आती है, इतनी अजीब सी, और इतनी मतलब लगती है, इतना अजीब, आंखों में जलन सी भी होने लगती है। सोचिए जो हाँ अगल बगल के लोग रहते होंगे, जब ये हवाएं बहती हैं, पूर्वा पछुआ जो ये हवाएं बहती, तो क्या उनके वायु पे, उनके श्वास नली पे, उनके फेफड़े लंग्स पे, उनके हेल्थ पे असर नहीं पड़ता होगा, असर पड़ता होगा, ठीक है। और बात, उसको क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, कभी कभी उसमें आग लगा के क्या करते हैं, उसको उसका निस्तारण करते हैं। वो धुएं जो उठते हैं उसका असर नहीं पड़ता है, पड़ता है। तो वही चीज़ है, सबसे बड़ी क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो जनसंख्या का है। जनसंख्या का बढ़ना सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। तो देख लीजिए, शहरों में कूड़े करकट मल मूत्र निष्कासन की व्यवस्था अनुचित। बड़े बड़े शहरों में कूड़ा करकट को व्यवस्थित रूप से नष्ट नहीं किया जाता, जिससे प्रदूषण फैलता है। मानव व पशुओं के मल मूत्र का निष्कासन उचित प्रकार से न होने पर पर्यावरण दूषित हो जाता है। आधुनिकीकरण, आज का युग मशीनों का युग है। हमारे आसपास नाना प्रकार की मशीनों का शोर होता रहता है। क्या होता है उससे, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। जैसे कारखानों में चलने वाली मशीनें, स्कूटर, ट्रकों, टेम्पो, विमान, जनरेटर, मोटर कार आदि से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब जो ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक होती है, डेसिबल इसका मात्रक होता है, तो उससे अधिक जो आपके कानों को क्या हो, कर्ण प्रिय न लगे, वैसी ध्वनि क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं उसे, जिससे आपको नुकसान होता, जिससे आपके हृदय व मस्तिष्क पर किसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगला क्या है, रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग। अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ पेड़ पौधे को कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटाणुनाशक दवाइयों का भी छिड़काव किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ व जमीन दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता। आजकल देखिए न्यूक्लियर युद्ध हो रहा है ना, इस टाइम युद्ध हो ही रहे हैं, देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसा जो ये रूस है, रसिया, देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में युद्ध हो रहा है। रेडियोधर्मिता क्या, और रेड जो निकल रही हैं उसमें से उसका असर है, उसका पर्यावरण पे क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। आजकल विश्व में न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ लगी हुई है, जिससे वायुमंडल में रेडियोधर्मी धूल बढ़ रही है। इसका मानव स्वास्थ्य पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्यों ने अपनी गतिविधियों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को दूषित किया है। हमारे चारों ओर हरियाली कम हो गई, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई व वायु अशुद्ध हो गई। जल भी दूषित हो गया। अब
हम काफ़ी मात्रा में भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं। मौसम की स्थितियां भी असंतुलित हो गई, कहीं वर्षा कम हो जाती तो कहीं अधिक। इन सभी कारणों से हमारा पर्यावरण दूषित व असंतुलित हो गया है। नेक्स्ट आता घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। घर, फर्नीचर, बर्तन आदि की सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप कुलीन यूज करते हैं, आप हार्पिक यूज करते हैं, बाथरूम हार्पिक अलग यूज़ करते हैं। बर्तन धुलने के लिए आप विभिन्न प्रकार के, जैसे आप क्या कह सकते हैं, ये बीम जो यूज़ कर रहे हैं, अब लिक्विड बीम है तो ये है तो वो है, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे नए नए वही जो घरेलू अपमार्जक होते हैं, आप नहा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, जो डिटर्जेंट जो सॉप का यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या वही घरेलू अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। उपयोग क्या था, कुछ छोटे जीव जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, काकरोच, दीमक, चूहे आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग में आने वाले पदार्थ जैसे साबुन, सोडा, पेट्रोलियम उत्पाद, फैटी अम्ल, डीडीटी, गैमक्सीन, फिनाइल आदि को प्रयुक्त करने के बाद नालियों में बहा दिया जाता है, जहाँ से वे नदियाँ, झीलों आदि के जल में मिल जाते हैं। ये पदार्थ यदि विघटित नहीं होते तो खाद्य श्रृंखलाओं में, जैसे आपको मैं एक चेन बताई थी परितंत्र, जैसे एक आहार का परितंत्र, वैसे ही वही होता खाद्य श्रृंखला। जैसे नहीं था पहले उस पानी में प्लांट उगेगा, उस प्लांट को छोटा जीव खाएगा, उस छोटे जीव को उससे थोड़ा बड़ा जीव खाएगा, मतलब जो जिस पे प्रभावित है उसके ऊपर फिर जो दूसरा जीव होगा वो खाएगा, फिर सबको मिलके मानव खा जाएगा, तो होता है ना ये। तो यही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर गया गया कि नहीं गया। जैसे मछली, आपने पहले पानी यूज़ किया, वो पानी दूषित है, वो मछली ने क्या किया, उसमें कुछ चीज़ है, वो पानी को मछली ने पिया, वो प्लास्टिक को मछली ने खाया, उस प्लास्टिक मछली के पेट में, फिर आप मछली को आपने खाया तो क्या हो गया, आपको अब बीमारी आपके पास गई कि नहीं गई। वही चीज़, जैसे आपने मृदा प्रदूषण किया, उसमें आपने गेहूँ उगाया, उस गेहूँ में उसका इफेक्ट गया, उसको आपने यूज़ किया तो क्या आपके ऊपर असर नहीं पड़ा। तो खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से असर पड़ता है और विषाक्त रूप में प्रदूषण का कारण बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। इसको मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, धीरे धीरे करके इसको भी खत्म कर दूंगी। इसको खत्म होने के बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर बचा है। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर चल रहे हैं। अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, इसके बाद शायद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा कपड़ा तंतु के प्रकार। धीरे धीरे करके 9 खत्म करके 10 स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।